तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और क्लास 12 फिजिक्स के सीरीज में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग ने पढ़ा था चार्ज के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे जो भी सवाल एग्ज़ाम में आ सकते थे। वे सारे टाइप्स का मैंने क्वेश्चन आप लोग को करवा दिया है। इसको आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, मतलब कि किसी भी न्यूट्रल बॉडी को आप कितने तरह से चार्ज कर सकते हो। तो किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने का अर्थ क्या हुआ? तो इसका तात्पर्य ये है, मतलब इसका अर्थ ये है कि आप किसी न्यूट्रल बॉडीज में से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अनबैलेंस जो कर सकते हो, तो कितने तरह से कर सकते हो। तो ऐसे तो मेथड तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्लास 12 का जो NCERT है उसमें 3 मेथड दिया हुआ है। ठीक है, किसी भी न्यूट्रल बॉडी को हम लोग 3 मेथड से चार्ज कर सकते हैं। क्या क्या है? तो मेथड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आज की इस क्लास में हम लोग इन तीनों मेथड को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, बहुत ही हर कॉन्सेप्ट को एकदम, हर उसका मतलब सारे कॉन्सेप्ट का सारा पॉइंट एकदम क्लियर करेंगे, एकदम रिलैक्स में पढ़ेंगे। और जिन बच्चों को वीडियो अगर स्लो लगता है तो अपना स्पीड बढ़ा कर देख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि जो भी मैं पढ़ाऊं उसको बहुत ही ऊपर लेवल तक के हर कॉन्सेप्ट मेरा हर बच्चा को क्लियर रहे। ठीक है ना, इसलिए मैं चीज़ों को एकदम आराम से बारीकी से समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं जितना भी आज पढ़ाऊंगा, जितने भी मेथड पढ़ाऊंगा, उस सब में क्या करूंगा कि मतलब कि जो भी सवाल पूछ सकते हैं, जो भी सवाल बन सकते हैं, वे सारे मतलब कि क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। तो आप लोग को बस वीडियो में बने रहना है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसका हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना है। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ हेडिंग लगाइए आप लोग, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करें। ठीक है, चार्ज कैसे करें। तो मैंने अभी बताया आपको हमारे NCERT में न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने के 3 तरीके हैं, 3 मेथड हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 मेथड्स, 3 मेथड्स फॉर चार्जिंग, 3 मेथड्स फॉर चार्जिंग। चार्ज करने के 3 मेथड हैं। पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसको रबिंग भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, रबिंग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या रबिंग। फ्रिक्शन 2 बॉडी में कैसे हो सकता है, उसको रब ही करना पड़ेगा। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। और थर्ड मेथड हम लोग पढ़ेंगे मेरे बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, तो यही 3 मेथड आपके NCERT में दिया हुआ है। मैं इससे बहुत ही मतलब भर का सवाल करवाऊंगा मैं आज। तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के बस वीडियो के सामने बैठ जाइए और एकदम रिलैक्स माइंड करके एकदम ध्यान से सब कुछ सुनते चलिए, सीखते चलिए। तो सबसे पहले हम लोग आज अभी पढ़ेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, पहला चार्ज का पहला मेथड। तो मेथड 2 तो पहला मेथड है चार्जिंग का, चार्जिंग बाय, पहला मेथड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो किसी भी न्यूट्रल बॉडी को फ्रिक्शन से हम लोग कैसे चार्ज करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लोग 2 बॉडी लेते हैं। ठीक है, इंसुलेटर। अच्छा,
ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि फ्रिक्शन से वही उसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं जो बॉडी इंसुलेटर हो, मतलब कंडक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 इंसुलेटर हम लोग लेंगे। ठीक, कुछ भी ले सकते हो, जैसे प्लास्टिक का कंघी और बाल को, सूखे बालों को अपने लेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, रब करेंगे। तो क्या होगा कि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन टूट करके किसी दूसरे बॉडी पे चला जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होगा और हीट क्या करेगा, एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। तो जिस बॉडी का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन टूट करके दूसरे बॉडी पे चला जाएगा, और जो बॉडी पर से इलेक्ट्रॉन टूटेगा वो बॉडी बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिस पे भी इलेक्ट्रॉन जाएगा वो बॉडी बन जाएगा निगेटिव चार्ज। तो फ्रिक्शन में जब 2 बॉडी को चार्ज करते हैं तो इसमें इक्वल चार्ज प्रोड्यूस होता है दोनों बॉडी पे, लेकिन अब मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड का, लेकिन नेचर में अपोजिट, एक पे प्लस एक पे माइनस। तो किस पे प्लस चार्ज क्रिएट होगा, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन टूटा, और माइनस जिस पे इलेक्ट्रॉन टूट कर गया उस पे हो जाएगा माइनस चार्ज। तो चलिए 2-3 बातें यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा। बॉडी गेट चार्ज्ड, बॉडी गेट चार्ज्ड व्हेन rubbed against each other, against each other। बॉडी चार्ज हो जाती है, बॉडीज कर दीजिए बच्चों, बॉडी नहीं बॉडीज, बॉडीज गेट चार्ज वेन रब अगेंस्ट ईच अदर। दूसरी बात हम लोग ने क्या सीखा, दूसरी बात हम लोग ने ये सीखा कि दोनों बॉडी पे सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज आएगा। बोथ बॉडीज गेट इक्वल मैग्नीट्यूड चार्ज। सारे पॉइंट को ध्यान रखना बच्चों बहुत अच्छे से, दोनों बॉडी पर इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज आएगा। अगर मान के चलो कि फ्रिक्शन किए तो एक पर 2 कूलम चार्ज हुआ तो दूसरा पर भी 2 कूलम चार्ज प्रोड्यूस होगा, लेकिन एक पे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव 2 कूलम और एक पे नेगेटिव 2 कूलम का चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो इक्वल मैग्नीट्यूड रहेगा लेकिन नेचर में अपोजिट नेचर चार्ज, अपोजिट नेचर चार्ज प्रोड्यूस या ऑब्टेन, चार्ज प्रोड्यूस्ड on the bodies, मैग्नीट्यूड इक्वल, लेकिन नेचर कैसा होना चाहिए, नेचर कैसा हो जाता है, अपोजिट। थर्ड पॉइंट है कि आप फ्रिक्शन में केवल इंसुलेटर और डाइइलेक्ट्रिक्स को ही फ्रिक्शन मेथड से चार्ज कर सकते हो। आप कंडक्टर को फ्रिक्शन से चार्ज नहीं कर सकते। 2 कंडक्टर ले लेंगे, 2 मेटल का कोई चीज़ ले लेंगे, उसको फ्रिक्शन करते रहिए, वो चार्ज ही नहीं होगा। ये सब हम लोगों को पढ़ना है अगले चैप्टर में, क्यों नहीं चार्ज होता है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी कम ही होता है। देखिए तो 4th पॉइंट में ऐड करो आप लोग कि वैलिड फॉर दिस मेथड, वैलिड फॉर ओनली इंसुलेटर्स एंड डाइइलेक्ट्रिक्स। इंसुलेटर तो समझ में आता ही होगा आप लोग को, जिससे करंट पास नहीं करे, लेकिन डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होता है तो डाइइलेक्ट्रिक्स का मतलब पुअर कंडक्टर, मतलब समझिए कि नहीं के बराबर कंडक्टर है वो। और उसमें अंतर ये है इंसुलेटर और डाइइलेक्ट्रिक्स में कि अगर किसी डाइइलेक्ट्रिक्स चीज़ों को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ना तो वो चीज़ पोलराइज हो जाता है। पोलराइज का मतलब उसके एटम के प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ, मतलब उसमें के जो चार्ज होते हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ठीक है। तो डाइइलेक्ट्रिक्स में जैसे क्या क्या है डाइइलेक्ट्रिक्स, ये अगला चैप्टर में इसका बहुत ही यूज होगा। डाइइलेक्ट्रिक्स में बच्चों क्या होता है, कैपेसिटर में जब पढ़ाऊंगा आपको अगले चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटर चैप्टर में डाइइलेक्ट्रिक्स का यूज होगा। उसमें किसी भी वस्तु का जो कैपेसिटर है, मतलब चार्ज रखने की क्षमता जो है वो बढ़ा देता है डाइइलेक्ट्रिक्स यूज करने के कारण।
तो डाइलेक्ट्रिक्स में जैसे में क्या क्या आता है, जैसे माइका एक आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अब्रक, पहाड़ी एरिया में सब मिलता है ज़्यादा, तो ये आपके ये होता है अब्रक, माइका हो गया। उसके बाद आपका हो जाता है सिरेमिक, सिरेमिक, सिरेमिक्स क्या है, चीनी मिट्टी कोई बच्चों। अच्छा, इसी का एक हाई क्वालिटी का होता है पोर्सलीन, पोर्सलेन होता है, पोर्सलेन। ये सब चीनी मिट्टी को मतलब हाई टेम्परेचर पका करके सबको बनाया जाता है। तो ये सभी डाइलेक्ट्रिक्स हैं। पेपर भी हो जाता है, ग्लास, शीशा। तो ये सबको आप फ्रिक्शन मेथड से चार्ज कर सकते हो, ठीक है ना। और इंसुलेटर मतलब लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब हो गया इंसुलेटर। इस सबको अगर आप फ्रिक्शन करोगे, रबिंग करोगे, तो किसी से इलेक्ट्रॉन निकल करके किसी दूसरे पे चला जाएगा, ठीक है, और चार्ज हो जाएगी दोनों बॉडी अपोजिट चार्ज, अपोजिट नेचर का, इक्वल मैग्नीट्यूड का। ओके, अच्छा ये भी ऐड कर लो, नॉट वैलिड फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के लिए वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड फॉर कंडक्टर्स। फ्रिक्शन मेथड से आप कंडक्टर को चार्ज नहीं कर पाओगे, मतलब कंडक्टर में आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अनबैलेंस नहीं कर सकते हो रबिंग के द्वारा, ठीक है। तो फ्रिक्शन से चार्जिंग के बारे में ये 5 पॉइंट्स आपको बहुत ही ध्यान रखना है। मतलब इतना तो आपको कम से कम जानना होगा, कम से कम क्या, ये ज़्यादा से ज़्यादा है, और कुछ पॉइंट नहीं है, सब जितना भी था पॉइंट मैंने बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग को समझाने की कोशिश में करता हूँ, ठीक है ना, कि क्या एक्चुअल में होता है क्या फ्रिक्शन मेथड में। चलो इसको आप लोग नोट करो जल्दी से पहले। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं पहले। देखिए फ्रिक्शन मेथड में क्या होता है एक्चुअल में। मान के चलो कि 2 बॉडी है, ये हुआ बॉडी 1 और ये हुआ बॉडी 2, ठीक है। तो अब ये दोनों न्यूट्रल बॉडी है, बॉडी ए बॉडी बी कर देते हैं। तो बिफोर फ्रिक्शन बोथ आर इन न्यूट्रल, बिफोर फ्रिक्शन, बिफोर फ्रिक्शन या रबिंग, फ्रिक्शन के पहले, ठीक है, न्यूट्रल न्यूट्रल। चलो केस 2 में क्या करेंगे, दोनों को रब करेंगे, तो दोनों को रब करेंगे हम लोग यहाँ। चलो केस 2 इधर ले लेते हैं, बॉडी 1 बॉडी 2, मतलब ए और बी, ठीक है, ए और बी। तो जैसे हम इसको फ्रिक्शन किए तो क्या हुआ कि इस पर से इलेक्ट्रॉन टूट के चला गया इस पे, चलो इस पे से इलेक्ट्रॉन टूट के चला गया इस पे। तो मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन टूट गया इस पर से, n 10 20 50 जो भी रहे, मान लो n इलेक्ट्रॉन टूट गया, n इलेक्ट्रॉन टूट करके चला गया उस पे। तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर फ्रिक्शन या आफ्टर रबिंग, आफ्टर फ्रिक्शन, ओके। ए पर कितना चार्ज आ जाएगा, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन इस पर से निकला है तो इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ए पे जो चार्ज आएगा मेरे बच्चों वो प्लस का कितना आएगा, प्लस का कितना आएगा, प्लस का एन ई के बराबर चार्ज आएगा। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन निकला, ये एन है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई का वैल्यू आपको पता था, मिनिमम चार्ज का वैल्यू मैंने पिछले वीडियोज में सब कुछ पढ़ा दिया है। इसे प्लस एन ई चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और इस पे जब इलेक्ट्रॉन गया है, एन इलेक्ट्रॉन इस पे गया है, तो इस पे कितना चार्ज आएगा, पहले बताओ कैसा चार्ज आएगा। तो बी पर का चार्ज निकाल रहे हैं, तो निगेटिव चार्ज खाएगा, और कितना निगेटिव, एन ई के बराबर। एन यहाँ जितना इलेक्ट्रॉन टूट के जाएगा उसकी संख्या, और ए का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो ये चार्ज ऑब्टेन हुआ ए और बी को फ्रिक्शन करने के बाद। अच्छा इतना तक तो हम लोग समझ गए। अब बात यह है कि आखिर ए से ही इलेक्ट्रॉन क्यों टूटा, बी से भी तो टूट सकता था। देखो 2 बॉडी को अगर रब करेंगे, ठीक, तो जिस बॉडी का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा उसी से इलेक्ट्रॉन टूटेगा,
अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये मैं मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाता हूँ। न्यूक्लियाई, एटम न्यूक्लियाई हो गया, सेमीकंडक्टर्स, इस सब में आयोनाइजेशन एनर्जी का बहुत बार यूज होगा आप लोग का। तो आयोनाइजेशन एनर्जी मैं बता देता हूँ आपको। देखो, वह मिनिमम एनर्जी जिस पर किसी बॉडी के एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो उस एनर्जी को बोल देंगे उस बॉडी का आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम। तो मान के चलो कि दोनों को हम रब किए, ठीक है, और रब करते करते जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर हीट प्रोड्यूस होगा, उससे एनर्जी निकल जाएगा। मैं यहाँ पे नोट की कर देता हूँ एक बात, आप लोग इसको ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। रीजन क्या था? ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ए से इलेक्ट्रॉन इसलिए टूटा क्योंकि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम था। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? मिनिमम एनर्जी या एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम। वह मिनिमम एनर्जी जिस पर किसी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? रिमूव हो जाए, तो उस एनर्जी को कह देंगे उस एटम का, उस बॉडी के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी। चलो यहाँ मैं आयोनाइजेशन एनर्जी को ही नोट कर ही देता हूँ। चलो यहाँ नोट वाली बात लिख लो आप लोग को याद रहेगा कि नहीं रहेगा याद पता नहीं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स from outermost cell of the atom। इस तरह से बादल बना दीजिए। तो ये है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, आप लोग को समझ में आया होगा। फिर से एक बार, दो बॉडी बिफोर फ्रिक्शन न्यूट्रल, फ्रिक्शन किए, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम था, इलेक्ट्रॉन टूट गया, इस पे आ गया। जिस पे इलेक्ट्रॉन टूटा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन के बराबर, और जिस पे इलेक्ट्रॉन गया उतना इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, तो ये सब बातें आप लोग याद रखना। चलो एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, एकदम मस्त सा एग्जाम्पल, आपको एकदम ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि एक बॉडी ए रहा, इस बॉडी का नाम है ए, एक बॉडी ये रहा, इस बॉडी का नाम है बी। मान लेते हैं कि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो है 15 जूल। ठीक है, एक आयोनाइजेशन एनर्जी 15 जूल, मतलब अगर 15 जूल का हीट होगा, हीट प्रोड्यूस हुआ, तो इसके एटम से इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा। अच्छा, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी है, मान लेते हैं 25 जूल, मतलब 25 जूल हीट जब आएगा इस पे, तो इसके एटम से इलेक्ट्रॉन टूटेगा। अब आपसे सवाल ये है कि अगर दोनों को हम फ्रिक्शन किए, अगर रबिंग किए, तो किसका इलेक्ट्रॉन टूटेगा? फ्रिक्शन करने से सबसे पहले जो हीट प्रोड्यूस हुआ वो सबसे पहले 15 जूल प्रोड्यूस होगा, उसके बाद और फ्रिक्शन करते जाएंगे, हीट बढ़ेगा, तब 25 जूल होगा। इसका मतलब पहले हीट आएगा 15 जूल का, तो इससे पहले इलेक्ट्रॉन टूटेगा और टूट करके इस पे चला जाएगा।
इससे इलेक्ट्रॉन क्यों टूटा मेरे बच्चों? क्योंकि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम था। तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम ए। इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा ए से ड्यू टू, यहाँ बिल लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन विल रिमूव फ्रॉम ए से रिमूव होगा ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि ए का आयोनाइजेशन एनर्जी कम है इसलिए उसी से इलेक्ट्रॉन टूटेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन मेथड तो हम लोग समझ गए क्यों किसी बॉडी को रब्ड करने पे चार्ज होता है। अब देखो साइंटिस्ट लोग ने क्या किया बच्चों कि क्या मतलब पहले क्या करते थे कि दो बॉडी को रगड़ते थे। तो एक छोटा सा एक लिस्ट है कि साइंटिस्ट ने ज़्यादा कौन कौन सा मटेरियल लिया रबिंग से बॉडी को चार्ज करने के लिए। आपके एनसीईआरटी में होगा या उतना कम से कम आपको याद रखना होगा। जैसे प्लास्टिक के कॉम को अगर हम सूखे बालों पे रगड़ेंगे तो किससे इलेक्ट्रॉन टूटेगा? तो ड्राई हेयर से इलेक्ट्रॉन टूट जाता है और कंघी पे आ जाता है। तो ड्राई हेयर पे पॉजिटिव चार्ज, कंघी पे नेगेटिव चार्ज। तो इसी तरह से एक छोटा सा लिस्ट है, आपको क्या करना है उसको याद कर लेना है। ठीक है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो तो बच्चों देखो यहाँ पे कुछ मटेरियल्स हैं जिसको रब किया गया है और साइंटिस्ट लोग इसका यूज भी करते हैं, लैब में भी इसका यूज होता है। अगर किसी रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करना होता है ना तो इन लोग को रब करके चार्ज कर लिया जाता है और फिर स्टडी किया जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन या रबिंग बिटवीन किन किन चीज़ों को रब किया गया है। तो ग्लास रड को रब किया गया सिल्क क्लॉथ से। तो ग्लास रड पे कैसा, ग्लास रड से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन टूट करके चले जाता है सिल्क पे। तो ग्लास रड हो जाता है पॉजिटिव क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन टूटा है, और सिल्क क्लॉथ पे चला गया तो सिल्क क्लॉथ हो जाता है नेगेटिव। देखो जितना भी इधर वाला है वो सबके सब पॉजिटिव चार्ज होंगे। ठीक है ना, इधर का सारा जो है बच्चों इस सब का आयोनाइजेशन एनर्जी कम है इन लोगों के कंपेयर में। ये सारा जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। आप लोग यहाँ लिखो या यहाँ भी लिख दो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये सब प्लस चार्ज है। क्यों? क्योंकि इस सब से इलेक्ट्रॉन टूटता है रबिंग करने के बाद। उसी प्रकार ड्राई हेयर, सूखे बालों से इलेक्ट्रॉन टूट करके कहाँ चला जाता है? प्लास्टिक कॉम पे चला जाता है जब ये दोनों को फ्रिक्शन किया जाता है। तो वुलन क्लॉथ, ऊन का कपड़ा, ठीक है, और या तो एबोनाइट रड से रगड़ दो, फ्रिक्शन करो, या एम्बर रड से या रबर रड से, किसी से भी आप लोग फ्रिक्शन करोगे तो वुलन क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन टूट करके इस पे चला जाएगा। तो ये सभी के सभी निगेटिव चार्ज हो जाएंगे और ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। रीजन क्या है? इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम है इससे। अच्छा, इबोनाइट रड क्या होता है बच्चों? इबोनाइट एक होता है एक ब्लैक कलर का बहुत ही हार्ड रबर। ठीक है ना, तो एक रड टाइप का होता है, लैब में इससे पर चार्ज क्रिएट करके स्टडी होता है। तो इसको नोट कर लेना, हार्ड रबर, ब्लैक हार्ड रबर, ब्लैक हार्ड रबर। एम्बर रड, एम्बर क्या होता है? पेड़ का जो गोंद निकलता है ना, तो उससे भी जैसे किसी किसी पेड़ से बहुत मात्रा में गोंद निकल जाता है, जो पेड़ का एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मतलब वेस्ट चीज़ होता है। तो एम्बर को जब रड बना करके फॉर्म में ला करके उसको जब वुलन कपड़ा से रगड़ोगे इसको, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। या रबर रड, रबर वही जो पौधा से बनाया जाता है और मिटाने में काम आता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये सारे आपको याद रखना है। कैट स्किन, कैट स्किन मतलब बिल्ली की खाल। तो जब बिल्ली के खाल को एबोनाइट रड से रगड़ोगे तो इस पे से इलेक्ट्रॉन टूट के कहाँ चला जाएगा? एबोनाइट रड पे। ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। लैब में इसका भी यूज होता है, कैट स्किन या फ्लानेल। फ्लानेल क्या होता है? एक प्रकार का बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा होता है और इसको एबोनाइट रड से रगड़ोगे तो इस पे से इलेक्ट्रॉन टूट के उस पर चला जाएगा। एक दो और है, जैसे वुलन कारपेट। वुलन कारपेट, अगर कारपेट है ऊन का और इसको तुम फ्रिक्शन कर रहे हो रबर के सूज से,
रबर शूज, तो क्या होगा, इस पे खा जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे खा जाएगा निगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा रबर शूज हो जाएगा निगेटिव। उसी प्रकार अगर वूलन जैकेट कोट पहने हुए हो, वूलन कोट, आप प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठोगे, अगर प्लास्टिक सीट, तो आप इस पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो जब कोई बच्चे ऊन के कपड़े पहन करके प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठेंगे और कुछ फ्रिक्शन करेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे कुर्सी पर आप लोग को आदत है ही, कहीं बैठ गए और बस ऐसे ऐसे करने लगे, तो ऊन का जैकेट पहन के कहाँ बैठना है, प्लास्टिक के चेयर पे, तो आपके जैकेट पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और प्लास्टिक के सीट पर उस कुर्सी पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा। तो ये था पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है ना। और कंडक्शन, अब यहाँ से चीज़ें और ज़्यादा बेहतरीन आप लोगों को लगेगी, समझने में और आनंद आएगा। और कंडक्शन और इंडक्शन से सवाल भर भर के रहते हैं, मतलब किसी भी एग्ज़ाम की बात करो, आप बोर्ड की बात करो या जेईई या नीट की बात करो, उसमें से इंडक्शन और ज़रूरी है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्योंकि इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है, अगला चैप्टर वेट कर रहा है आपका। तो बाकी जो 2 बच गए हैं उसको आप ध्यान से एकदम देखते रहिए बच्चों, नोट्स बनाते रहिए। चलो इसको आप लोग नोट कर लो, कहीं भी पेज के कोना में इसको लिख लो नोट बना के। तो चलो अब सेकंड मेथड हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। सेकंड लिखिएगा बच्चों, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो देखिए यहाँ नाम से पता चल रहा है, कंडक्ट का मतलब होता है कंडक्टर, मतलब इस मेथड से सिर्फ हम लोग कंडक्टर को ही चार्ज कर सकते हैं, आप इंसुलेटर को या डाइइलेक्ट्रिक को चार्ज नहीं कर पाओगे। तो याद रहेगा हम लोग को, चार्जिंग बाय कंडक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है, कंडक्टर के लिए। और कंडक्शन का मतलब होता है टचिंग, मतलब कि इसमें किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने के लिए ना, किसी चार्ज बॉडी को टच कराना होगा, तब जाके न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो पाएगा। तो चलो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, कंडक्शन का मतलब ही होता है टचिंग, ठीक है। और इसमें चार्ज का मेथड क्या है, चार्ज का प्रोसेस क्या है कि ए न्यूट्रल बॉडी get charged, a neutral body get charged when comes in contact with a charged body, या by connecting वायर। मतलब कि इसमें वही मैंने लिखा कि एक न्यूट्रल बॉडी को हम लोग चार्ज कर पाएंगे जब वह बॉडी किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, या किसी चार्ज बॉडी को वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे न्यूट्रल बॉडी से, तो कुछ चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल बॉडी पे आ जाएगा। इसमें भी लिखेंगे कि ये वैलिड है सिर्फ कंडक्टर के लिए, इसको नोट ही कर लेते हैं हम लोग, वैलिड फॉर ओनली कंडक्टर्स। तो इसमें एक बात और है कि
अगर आप न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हो तो सेम नेचर का चार्ज क्रिएट होगा। मतलब अगर आप किसी न्यूट्रल बॉडी को प्लस चार्ज बॉडी से कांटेक्ट करवा दिए तो न्यूट्रल बॉडी के पास प्लस चार्ज ही आएगा। तो इसमें क्या हो गया, सेम नेचर ऑफ चार्ज प्रोड्यूस, एक ही नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होता है। सेम नेचर चार्ज produced on neutral body न्यूट्रल बॉडी पे सेम नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो मान लेते हैं ये है चार्ज बॉडी और यह है न्यूट्रल बॉडी, ठीक। तो इस चार्ज बॉडी को क्या और एक बात और मान लेते हैं कि इस पर है प्लस 10 कूलम का चार्ज, ठीक। अब जैसे इसको हम टच करवाएंगे और टच करा के फिर हट जाएंगे तो क्या होगा कि कुछ इस पर का चार्ज इस पे चला जाएगा। तो चार्ज इस पे था प्लस का 10 कूलम, जब इसको टच करेंगे तो कितना चार्ज आएगा। तो चार्ज हो सकता है कि आधा आधा बट जाए या हो सकता है कि कम या ज़्यादा भी आए। मतलब मैग्नीट्यूड इसमें सेम नहीं रहता है। चार्ज का नेचर सेम है कि प्लस चार्ज से टच करवाए तो प्लस चार्ज क्रिएट होगा, लेकिन बराबर बराबर बटेगा कि नहीं बटेगा ये डिपेंड करता है चार्ज आइडेंटिकल है या चार्ज डिफरेंट है, डिफरेंट शेप का है। अगर ये डिफरेंट शेप का रहता तो क्या होता, इस पे कुछ और चार्ज हो जाता, इस पे कुछ और चार्ज हो जाता। लेकिन अगर दोनों बराबर आइडेंटिकल है, दोनों का लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ बराबर है, तो दोनों पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब 10 कूलम था तो 5-5 कूलम दोनों पर आ जाएगा। तो हम लोग ने क्या सीखा बच्चों, हम लोग ने सीखे कि दोनों बॉडी पे सेम नेचर का चार्ज आता है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, लेकिन मैग्नीट्यूड में और में नॉट भी सेम। मैग्नीट्यूड में या में नॉट भी सेम, में नॉट भी सेम। एग्जाम्पल से आप लोग को बहुत मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ। तो इतनी बातें आप लोग को चार्जिंग बाय कंडक्शन से जो भी रिलेटेड थी मैंने लिख दिया है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब होता है कंडक्टर, कंडक्ट का मतलब कंडक्टर, और कंडक्शन मतलब टच। इसमें चार्ज बॉडी को टच कराना होगा। फिर उसके बाद क्या है, ए न्यूट्रल बॉडी गेट चार्ज्ड व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद अ चार्ज बॉडी बाय कनेक्ट या कनेक्टिंग वायर। किसी चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी से वायर से भी कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज चला जाएगा न्यूट्रल बॉडी पे। नेक्स्ट है वैलिड फॉर ओनली कंडक्टर, सिर्फ कंडक्टर के लिए ये मेथड वैलिड है। सेम नेचर चार्ज प्रोड्यूस ऑन न्यूट्रल बॉडी, मतलब न्यूट्रल बॉडी पे वही चार्ज आएगा जिस मतलब कि जैसा बॉडी से आप टच करवाए हो। अगर पॉजिटिव बॉडी से टच करवाए हो तो न्यूट्रल बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर नेगेटिव बॉडी से टच करवाए हो तो न्यूट्रल बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लास्ट है मैग्नीट्यूड में और मे नॉट भी सेम, मतलब कि 20 कूलम चार्ज से टच करवाए तो हो सकता है 10-10 कूलम भी बढ़ जाएगा, या हो सकता है एक पे 15 रह जाए, एक पर 5 रह जाए। डिपेंड करता है कि बराबर साइज का है या डिफरेंट शेप का है, ठीक। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इतनी सारी बातें हो गई हम लोग की बहुत अच्छी तरह से क्लियर। कुछ एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पे ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। अब इस पे कोई चार्ज नहीं है, और यह एक चार्ज बॉडी है। इस पे मान लेते हैं कि 10 कूलम का चार्ज, इस पे जो चार्ज है वो है प्लस का 10 कूलम, और ये है बॉडी बी, और इस पे नेट चार्ज 0 है, Q बराबर 0, ठीक है। इसका रेडियस है स्फीयर मान लेते हैं, इसका जो रेडियस है वो है R, और इसका भी रेडियस हम लोग मान लेते हैं R है। सेम रेडियस है, मतलब बॉडी हो गया आइडेंटिकल। अब जब हम इसको टच करवाएंगे, आफ्टर टचिंग, टच कराने के बाद फिर से उसको हटा लेना है, थोड़ा सा टच कराना है फिर हटा लेना है।
तो जैसे ही टच कराएंगे तो क्या होगा, बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी ए, बॉडी बी, रेडियस आर, रेडियस आर। तो टोटल जितना भी चार्ज था दोनों के ऊपर वो क्या होगा, दोनों चार्ज का मतलब टोटल चार्ज का आधा आधा बढ़ जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना था, 0 और 10, मतलब 10 कूलम, 10 में से 5 ये जाएगा, 5 वो लेगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल बॉडी था, रेडियस दोनों का सेम है, तो चार्ज भी दोनों पे क्या हो जाएगा, सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मान लेते हैं कि टच कराने के बाद इस पर का जो चार्ज है, चलो Q1 था, इसको Q1 मान लेते हैं, और ये था Q2, ठीक है, सेकेंड बॉडी को Q2 मान लिए। तो आफ्टर टचिंग के बाद Q1 डैश, इस पर चार्ज हो जाएगा प्लस का 5 कूलम, और इस पर भी चार्ज हो जाएगा Q2 डैश प्लस का 5 कूलम। देखो, रिलैक्स। अगर दो बॉडी आइडेंटिकल है, सेम शेप, सेम साइज, सब कुछ सेम, तो टोटल चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पहली बात। तो हमने क्या किया, टोटल चार्ज कितना हो गया, 0 और 10 में से प्लस 5 ये लेगा, प्लस 5 ये लेगा। लेकिन अगर साइज छोटा बड़ा रहता तो जिसका बड़ा साइज होगा उस पर चार्ज ज़्यादा आएगा, जिसका साइज छोटा होगा उस पर चार्ज कम होगा। चार्ज सेम कब होगा, जब दोनों का मतलब कि जब दो बॉडी आइडेंटिकल होगा तब दोनों पे चार्ज सेम होगा। देखो कुछ और भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखो, और ये बच्चों Q1 डैश क्या है, मतलब कि चार्ज ऑन ए आफ्टर टचिंग के बाद जो चार्ज की जो मात्रा हो वो Q1 डैश हो गया, और उसका वैल्यू हो गया प्लस 5 कूलम, Q2 डैश प्लस 5 कूलम। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं पहले, फिर और सवाल करेंगे। देखो, मान लेते हैं कि एक बॉडी है ए, इस पे चार्ज है माइनस का 40 कूलम, और इसको Q1 कर देते हैं, ठीक है। ए बॉडी है, इस पे जो चार्ज है बच्चों भी माइनस का 40 कूलम, ओके। मतलब न्यूट्रल भी रह सकता है, न्यूट्रल नहीं भी रह सकता है। अच्छा, पहले न्यूट्रल का ले लेते हैं। कोई चार्ज बॉडी था, अब बगल में एक न्यूट्रल बॉडी है, चलो न्यूट्रल बॉडी है, और इस पे जो चार्ज है न्यूट्रल है, तो मतलब इस पे चार्ज जो रहेगा वो रहेगा 0 B। अब इसका भी रेडियस क्या है, इसका भी रेडियस हो गया R1 मान लेते हैं, इसका रेडियस R2, मतलब नहीं सॉरी R ही मान लो, दोनों का रेडियस सेम मानते हैं। पहले बॉडी आइडेंटिकल लेते हैं, इसका भी रेडियस R है, ओके। तो टच कराने के बाद बताओ दोनों पे कितना चार्ज है, न्यूट्रल बॉडी पे कितना चार्ज आएगा। तो जो भी टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज का सम करेंगे तो इस पे तो न्यूट्रल है, तो 40 कूलम में से 20 कूलम बांट लेगा। चार्ज इक्वल इसलिए बटा क्योंकि दोनों का रेडियस सेम था, तो लिखेंगे आफ्टर टचिंग। आफ्टर टचिंग Q1 डैश, मतलब चार्ज चेंज हो जाएगा। Q2 डैश, तो Q1 डैश का वैल्यू हो जाएगा -20 कूलम, और इस पर हो जाएगा -20 कूलम, ठीक है। 50-50 चार्ज बट जाएगा अगर बॉडी आइडेंटिकल होगा तब। अच्छा, अब देखो एक्चुअल में होता है क्या, चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये तो हम लोग समझ गए, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ देखो। जैसे मान लेते हैं ये एक बॉडी था ए, सब एग्जाम्पल में ही हम लोग रखेंगे। ये एक बॉडी था ए,
एक बॉडी है बी, एक बॉडी है बी। मान के चलते हैं कि ये न्यूट्रल है अभी, इस पर टोटल चार्ज 0 है और इस पे जो चार्ज है प्लस का चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी। तो जैसे ही हम लोग टच करेंगे ना, देखो जब टच करेंगे दोनों को, ये ए था, ये बी था, तो इस पे 6 प्लस है, इसका मतलब इस पे जो इलेक्ट्रॉन जो है 6 वो कम है प्रोटॉन से, और ये न्यूट्रल है। तो क्या करेगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? तो 3 इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा, इस पे चला गया 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 प्लस को क्या कर दिया? न्यूट्रल कर दिया। 3 इलेक्ट्रॉन जा करके 3 प्लस को न्यूट्रल कर दिया, बच गया 3 प्लस। और इस पर जो भी पहले तो बराबर था प्लस और माइनस, और 3 इलेक्ट्रॉन जाने से इस पर 3 प्लस आ गया। तो ये एक्चुअल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। लेकिन हम लोग सिंपली कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे कि अगर 6 चार्ज था, 6 प्लस था, तो टच करने के बाद दोनों क्या हो जाएगा? 3 प्लस बढ़ जाएगा। लेकिन एक्चुअल मीनिंग मेरे बच्चों ये है। ठीक, चलो इस पर कुछ आए हुए हम लोग सवाल करते हैं, ठीक है ना, कि अब कि इसको कैसे पूछता है एग्जाम में। तो चलिए एक सवाल देखते हैं ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। देखो क्या कह रहा है सवाल, 2 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स फाइंड चार्ज आफ्टर कनेक्टेड। ओके, 2 आइडेंटिकल स्फीयर है, तो हम लोग क्या सीखे? आइडेंटिकल अगर बॉडी रहेगा तो चार्ज, टोटल चार्ज का इक्वल इक्वल बांट देंगे। तो सबसे पहले क्यू टोटल निकाल लेते हैं। क्यू टोटल क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक सम कर दीजिए, -40 माइक्रोकूलम अब प्लस 80 माइक्रोकूलम। तो टोटल हो जाएगा कितना? टोटल हो जाएगा प्लस का 40 माइक्रोकूलम। तो आफ्टर कनेक्टेड वायर से इसको कनेक्ट कर देते हैं हम लोग, 1 2 और एक वायर से कनेक्ट कर दिए। ये बॉडी ए मान लेते हैं बच्चों, बॉडी ए और बी। तो Q1 डैश कनेक्शन के बाद जो नया चार्ज आएगा फर्स्ट पर, वो कितना आ जाएगा? उसका आधा, प्लस 40 का आधा कर दीजिए, तो प्लस का 20 माइक्रोकूलम इस पे आ जाएगा, और Q2 डैश प्लस का 20 माइक्रोकूलम इस पे आ जाएगा। ठीक है, जेई नीट में भी इसके बेस्ड पर सवाल आते हैं। चलो जेई का सवाल आप लोग को करवाता हूँ, ठीक है। देखो कितना इंटरेस्टिंग होता है। तो देखिए बच्चों, ये एक जेई में पूछा हुआ सवाल है। देखिए कितना आसान से हम लोग बना लेंगे। तो सवाल क्या है? 3 आइडेंटिकल स्फीयर जो है वो आइडेंटिकल हैं, तो क्या इससे हमको क्या हेल्प मिलेगा? इससे हेल्प ये मिलेगा कि अगर किसी को टच करवाएं तो टोटल चार्ज का इक्वल बांट देंगे। ठीक है, देखो 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स, इफ़ ए इज टच्ड विथ बी, ए को जब बी से टच कराएं, एंड देन बी इज टच्ड विथ सी, और फिर बी को सी से टच करवा दिए, एंड देन सी टच विथ ए, और फिर सी को ए से टच करवा दिए, तब फाइनली तीनों पे कितना कितना चार्ज आएगा। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ए को टच कराते हैं बी से, ए को टच करा दिए हम लोग बी से। तो जब ए को बी से टच करवाए हम लोग बच्चों, इसको टच जब करवाएंगे तो टोटल चार्ज का 50-50 बढ़ जाएगा। तो पहले क्यू टोटल निकाल लेते हैं, क्यू टोटल, तो +1 प्लस क्यू, अब -2 क्यू, तो -q बच जाएगा। दोनों का सम कितना हो जाएगा? -q। अब टच कराने के बाद माइनस टोटल का आधा बढ़ जाएगा, यानी कि ए पे चार्ज आएगा -q का आधा, -q/2, और बी पे चार्ज आ जाएगा इस पे भी -q/2, क्योंकि आइडेंटिकल है तो टोटल चार्ज का आधा बांट देंगे। चलो इसको टच करने के बाद इतना चार्ज हो गया दोनों पे। अब क्या कर रहा है, बी को टच करवा दिए सी से,
सेकंड में क्या कि इसको टच कराने के बाद फिर इसको टच करवा दिए। तो देखो टच कराने के बाद बी पे कितना चार्ज था, -q/2। तो पहले टोटल चार्ज निकाल लेते हैं, q टोटल। तो ये जब टच हुआ था, इससे जब टच हुआ था तो इस पे चार्ज कितना गया था, -q/2। अब फिर इसको से इससे टच करवा रहे हैं, तो इस पे जो चार्ज था -q/2 था, इस पे चार्ज था +2q। तो इसको जब ऐड कर देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 4 तो 3q/2 3q/2 इस पे आ जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, -q अब +4। चलो, तो जब इसको टच करवा दिए तब बी पे कितना चार्ज बचेगा, बी पे चार्ज बचेगा इसका आधा, प्लस का मतलब प्लस चार्ज आएगा, प्लस का 3q/2 का आधा 3q/4, और सी पर भी उतना ही चार्ज हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिकल बॉडी है, +3q/4 मतलब इसका आधा दोनों पे बढ़ जाएगा। अच्छा, अब टच कराने के बाद इस पे चार्ज कितना है, इतना है। अब ये वाला चार्ज नहीं लेंगे, अब टच कराने के बाद ये वाला चार्ज इस पे है। अब इतना चार्ज ले करके हम इससे टच करवा दिए, चलो सी को ए से टच करवा दिए, सी को ए से टच करवा दिए। तो पहले तो टोटल चार्ज निकालते हैं, तो इसको टच करने के बाद टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, सी का था ये वाला, सी का बचा हुआ था चार्ज 3q/4 प्लस का, और ए को भी टच करवा के कुछ चार्ज अलग हो गया था, तो ए पे चार्ज ये वाला था -q/2 ए का चार्ज तो ये था, क्योंकि सब आपस में टच हो चुका था ना बच्चों। ये वाला हम लोग चार्ज यूज नहीं करेंगे, अब टच कराने के बाद जो चार्ज है वो वाला यूज करेंगे। ओके जी, तो इस पे चार्ज था ये वाला, इस पे चार्ज था ये वाला। तो अब फाइनल चार्ज टच कराने के बाद फाइनल चार्ज टोटल चार्ज निकालो और उसका फिर आधा आधा दे देना दोनों को। तो एलसीएम लो पहले। अच्छा, ये Q टोटल है, ये है Q टोटल, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम होगा 4, 3q माइनस 3q और -2q, तो q/4 प्लस का q/4। तो इसका आधा बढ़ जाएगा फिर आपस में, यानी कि C पे चार्ज हो जाएगा q/8 प्लस का q/8, और A पे चार्ज बच जाएगा फाइनली प्लस का, इस पर भी q/8। तो पूछ रहा था क्या, फाइंड चार्ज ऑन एच स्फीयर। तो इतना सारा प्रोसेस होने के बाद सब पे कितना कितना चार्ज आ जाएगा। तो देखो बच्चों, ए पे चार्ज होगा ये वाला, सब क्रिया काम होने के बाद फाइनली सबसे अंत में ए पे चार्ज बच जाएगा। चलो यहाँ लिखते हैं हम लोग, ए पे चार्ज हो जाएगा प्लस का q/8, बी पे चार्ज हो जाएगा यही वाला हो जाएगा प्लस का, बी पे चार्ज हो जाएगा प्लस का 3q/4, और सी पे चार्ज हो जाएगा फाइनली ये वाला नहीं यूज करेंगे क्योंकि सी को बाद में फिर टच कराया गया था, तो फाइनली सी पर ये वाला बचा हुआ है, सी पे चार्ज हो जाएगा प्लस का q/8। तो ये सब काम होने के बाद फाइनल चार्ज तीनों पे वो वाला रहेगा। ठीक है, तो ये सवाल इस तरह के जेईई में कंडक्शन से आते हैं। चलो एक नीट का सवाल करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, ऑल स्फीयर्स आर आइडेंटिकल, सभी स्फीयर्स आइडेंटिकल है। तो इससे एक हिंट क्या मिला कि किसी को भी अगर आप टच करवा दिए तो टोटल चार्ज का आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, स्फीयर डी इज फर्स्ट ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ ए। अच्छा, डी को पहले ए से टच कराया गया, देन विथ बी, ए से टच कराने के बाद बी से टच करवा दिया गया, फिर सी से टच करवा दिया गया। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ऑल स्फीयर्स। तो फिर सभी स्फीयर पर फाइनली कितना चार्ज बन जाएंगे। देखो यहाँ था ए, यहाँ था बी, यहाँ था सी और यहाँ था डी था। डी को पहले हम लाए ए के पास। अब डी को जैसे ही ए से अगर टच करवा देंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, मतलब कि 20 है 0, 20 का 10 बढ़ जाएगा। तो टच करवाने से ए और डी पे 10 कूलम का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ए पे चार्ज कितना आ गया, प्लस का 10 कूलम। अच्छा,
फिर डी को क्या किया गया, बी से टच करवा दिया गया। तो डी पे कितना चार्ज आया हुआ था, 10 कूलम, और 10 कूलम बी से टच किया गया तो बन गया 30 कूलम। 30 का 50-50 बटेगा तो बी पर आ जाएगा 15 कूलम चार्ज, बी पे आ जाएगा प्लस का 15 कूलम चार्ज, और डी पर भी 15 कूलम का चार्ज आ गया। अब डी गया सी के पास, तो सी के पास गया तो 15 था डी के पास, 5 था इसके पास, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 20। फिर 20 का 10-10 बांट लेगा क्योंकि सब आइडेंटिकल है ना बच्चों। तो 15 5 20, 20 का फिर 10-10 बढ़ जाएगा तो सी पे हो जाएगा 10 कूलम, सी का हो जाएगा प्लस 10 कूलम चार्ज, और डी पर फिर 10 कूलम चार्ज बचेगा लास्ट में। तो ये था नीट का सवाल। ऐसे टेक्निकल होते हैं, अगर आपको नॉलेज रहेगा तो किसी भी क्वेश्चन से आप लोग लड़ पाओगे। ठीक है, चलो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे जाकर इसको देखो, आप लोग क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर स्फीयर आइडेंटिकल नहीं होगा, मतलब एक स्फीयर का रेडियस कुछ और है और किसी दूसरे स्फीयर का रेडियस कुछ और है, तब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तुम्हें बारिश बरा, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि जब स्फीयर तो अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि जब स्फीयर या बॉडी आइडेंटिकल ना हो तब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। इफ स्फीयर्स आर नॉट आइडेंटिकल, तो क्या होगा बच्चों, चार्ज जो होगा देन चार्ज जो होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा रेडियस के रेशियो में, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब जिसका रेडियस बड़ा होगा उस पर ज़्यादा चार्ज जाएगा, जिसका रेडियस छोटा होगा उस पर कम चार्ज जाएगा। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इट मीन्स टोटल चार्ज is redistributed in radius ratio for making equal potential। क्या लिखा हमने, अगर स्फीयर आइडेंटिकल नहीं हो तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, मतलब टोटल चार्ज इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन रेडियस रेशियो फॉर मेकिंग इक्वल पोटेंशियल। मतलब रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा, जिसका रेडियस बड़ा उस पर चार्ज ज़्यादा जाएगा, जिसका रेडियस छोटा उस पर चार्ज कम जाएगा। अच्छा, मैंने एक और लाइन लिखा है, फॉर मेकिंग इक्वल पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला ऐसे आप लोग को मैं आगे पढ़ाऊंगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है तो उतना चार्ज के कारण कोई स्फीयर पर पोटेंशियल कितना हुआ, तो फॉर्मूला होता है V बराबर KQ/R। ये V का मतलब पोटेंशियल और Q है उस स्फीयर पर टोटल चार्ज, उसका रेडियस, और ये K है कूलॉम्स कांस्टेंट। K क्या है, कूलॉम्स कांस्टेंट। बच्चों इसके बाद हम लोग जो आगे आने वाला है वीडियो उसमें कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कूलॉम्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर। और ये वैक्यूम का है, इन वैक्यूम या एयर। तो फिर से सुनिए, पूरी अच्छी तरह से कहानी सुनिए पहले।
अगर स्फीयर आइडेंटिकल ना हो तो चार्ज का जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा कंडक्शन में वो किसके रेशियो में होगा, रेडियस के रेशियो में होगा। इसका मतलब टोटल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेडियस रेशियो फॉर मेकिंग इक्वल पोटेंशियल। चलो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। इक्वल पोटेंशियल का मतलब देखो क्या होता है, एक्चुअली मैं यहीं पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मान लेते हैं कि एक बॉडी था ए, ये एक बॉडी है ए, ठीक, चलो ए यहाँ पे कर देते हैं, ये है बॉडी ए, इसका रेडियस है मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, ठीक। और एक बगल में है एक और स्फीयर इससे दुगना साइज का स्फीयर बी, और इसका रेडियस है मान लेते हैं मेरे बच्चों 4 सेंटीमीटर, इसका डबल है। तो मान लेते हैं कि इस पे जो चार्ज है वो मान लो 3+ है, इस पे 3+ चार्ज है, इस पे चार्ज कितना हो गया 3+, मान लेते हैं ऐसे ही समझने के लिए। तो मान लेते हैं कि 3+ में इसका पोटेंशियल है भी, इस स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो है भी, इसका पोटेंशियल है भी, पोटेंशियल बराबर भी। पोटेंशियल का मतलब देखो इस स्फीयर पे चार्ज है अगर, तो दोनों चार्ज के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, कुछ ना कुछ इस चार्ज में पोटेंशियल होगा भागने की, इसको छोड़ के भाग जाएगा। अगर हम और चार्ज इस पे दे देते तो सभी प्लस के बीच और ज़्यादा फोर्स बढ़ जाता, और ज़्यादा रिपल्सन हो जाता। और चार्ज दे दो तो सब चार्ज और नज़दीक नज़दीक आ जाएगा तो और रिपल्सन बढ़ जाएगा। मतलब जितना चार्ज देते जाएंगे चार्ज में पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। तो पोटेंशियल मतलब वही बॉडी में जो भी चार्ज है उसके बीच में फोर्स जो लग रहा है वो कितना ताकतवर है। अभी फ़िलहाल ये मान के चलो, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा अगला चैप्टर में। तो मान लेते हैं कि 3+ के कारण इसका पोटेंशियल है भी, ओके। अब ये है 4 सेंटीमीटर, इससे डबल रेडियस का है, तो उतना ही पोटेंशियल बनाने के लिए अगर हम इस पे 3+ इस पर भी दे दें तो इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, 3+ पर इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया है तो सभी चार्ज थोड़ा सा कम फोर्स से भागना चाहेंगे इसके कंपेयर में, ओके। तो सेम ताकत से भागने के लिए क्या करना होगा, इस पर भी हमको डबल चार्ज दे देना होगा, मतलब कि इतना ही डिस्टेंस रखने के लिए और चार्ज देना पड़ेगा। अब जितना ताकत से इसमें भागना चाह रहा है चार्ज उतना ही ताकत से इसमें भागना चाह रहा है चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, इसका भी पोटेंशियल के लिए 3 चार्ज अगर चाहिए तो उतना ही पोटेंशियल के इसमें 6 चार्ज चाहिए, तब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। अब अगर आप इसको टच कराओगे तब चार्ज कहीं नहीं फ्लो करेगा क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, ना चार्ज इधर से इधर जाएगा ना चार्ज इधर से इधर आएगा। तो कंडक्शन में बस यही पूरा फंडा था कि पोटेंशियल जब तक सेम नहीं होता था तब तक चार्ज फ्लो करता था, इस पे से आके इस पे आ जाता था। अब पोटेंशियल अगर सेम हो जाएगा तो चार्ज आना जाना बंद कर देगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल और समझो आप लोग, देखो जैसे ये है एक, मान लेते हैं कि टैंक, और एक ये है टैंक, एक टैंक 2 टैंक, इसमें वाटर लेवल है यहाँ तक और इसमें है वाटर लेवल है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करें हम लोग, दोनों को एक पाइप के थ्रू क्या कर दें हम लोग, कनेक्ट कर दें, एक पाइप दोनों में लगा देंगे। तो बताओ अभी क्या करेगा, दोनों का लेवल जब तक बराबर ना हो जाए तब तक फ्लो करते रहेगा वाटर। इसमें भी वही है, इसमें पोटेंशियल जब तक बराबर ना हो जाए तब तक चार्ज फ्लो करते रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा चार्ज है तो इसमें आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसका ही पोटेंशियल उतना ही है, इसका ही पोटेंशियल उतना ही है। चार्ज को भागने की ताकत अभी फ़िलहाल इतना समझ के चलो, तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो हम लोग समझ गए कि कंडक्शन में चार्ज न्यूट्रल बॉडी पे क्यों चला जाता है, चार्ज बॉडी से पोटेंशियल सेम करने के लिए। आप लोग को यहाँ से समझ में आया ही होगा। सेम पोटेंशियल में होने के लिए इसमें तीन चार्ज से ही पोटेंशियल हो जाएगा जो उतना ही, लेकिन उतना ही पोटेंशियल इस पे लाने के लिए इस पे 6 चार्ज की जरूरत पड़ेगी। और पोटेंशियल जैसे ही बराबर होगा चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा, कहीं नहीं चार्ज जाएगा। अच्छा, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या सीखे बच्चों
कि जब रेडियस मतलब कि बॉडी जब आइडेंटिकल ना हो तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, रेडियस के प्रोपोर्शनल। अगर ज़्यादा बड़ा रेडियस है तो ज़्यादा चार्ज आएगा, छोटा रेडियस है तो कम चार्ज आएगा, और दोनों पे सेम पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। ओके, देखो इस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे तब आप लोग को और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। तो चलो कुछ क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। देखो बच्चों, समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं पहले ले रहा हूँ, फिर मैं कुछ फॉर्मूला लिखाऊंगा कि अगर बड़ा रेडियस है तो उस पर कितना चार्ज जाएगा, टोटल चार्ज का, इस सब का कुछ फॉर्मूला लिखेंगे और फिर सवाल करेंगे अच्छे अच्छे, तो और हम लोग को मजा आएगा। देखो इसमें है कि दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर, एक है चार्ज क्यू चार्ज पे इसका पोटेंशियल भी हो जा रहा है, और यह न्यूट्रल मतलब इसमें तो पोटेंशियल भी नहीं है। तो जब टच करेंगे इसमें तो चार्ज कितना होगा और पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो जैसे ही दोनों को कनेक्ट करेंगे, एक स्फीयर है, दो स्फीयर है, ये था ए बी, जैसे इसको वायर से चार्ज करेंगे तो इस पर चार्ज आधा हो जाएगा और पोटेंशियल भी इसका हो जाएगा आधा, और आधा चार्ज इस पर चल जाएगा, इसका ही पोटेंशियल कर देगा v/2। क्योंकि रेडियस दोनों का सेम था तो सेम चार्ज पर सेम पोटेंशियल होगा। दोनों का पोटेंशियल सेम होने के लिए सेम चार्ज चाहिए इसमें, क्योंकि बॉडी आइडेंटिकल है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ here both spheres have equal radius, so both have same potential at equal number of charges। क्या लिखें बच्चों, दोनों का रेडियस सेम था इसलिए दोनों का सेम पोटेंशियल हो जाएगा सेम चार्ज पर, और डिफरेंट रहता तो अलग अलग चार्ज पे सेम पोटेंशियल होता। चलो समझ गए हम लोग। अब हम एक फॉर्मूला को लिखा रहे हैं, ये फॉर्मूला मैं फिर लिखूंगा कब, अगला चैप्टर में। तो चलो फॉर्मूला पढ़ते हैं कि अगर स्फीयर आइडेंटिकल ना हो तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। टॉपिक है क्या बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। हाउ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेज ऑफ स्फीयर्स of two spheres having different radii, डिफरेंट रेडियस पर चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। चलो अच्छे से समझिएगा आप लोग। मान लेते हैं बच्चों एक बॉडी है यहाँ पे ए, एक बॉडी है यहाँ पे बी। अच्छा रेडियस डिफरेंट ले लेते हैं। चलो ये है बी, इसका रेडियस है r1, इसका रेडियस है r2। इस पे चार्ज है q1, इस पे चार्ज है q2, ठीक है। अब दोनों को टच करा दें या किसी वायर से कनेक्ट कर दें, आफ्टर कनेक्टिंग या आफ्टर टचिंग, एक ये था एक ये था, इसका रेडियस वही रहेगा, टच करने के बाद भी रेडियस में नो बदलाव। इसका भी रेडियस हो जाएगा r2,
R2, ये A था हमारा, ये B था हमारा। तो मान लो कि जब टच करवाए ना, तो टच कराने के बाद इस पे नया चार्ज आ गया Q1 डैश, और इस पे नया चार्ज आया Q2 डैश। तुमको इसी का वैल्यू निकालना है कि Q1 डैश कितना होगा, Q2 डैश कितना होगा, नया चार्ज कितना प्रोड्यूस होगा। तो देखो Q1 डैश आफ्टर टचिंग, यहाँ लिख देते हैं आफ्टर टचिंग, टच करने के बाद इस पे चार्ज है Q1 डैश, इस पे चार्ज आ गया Q2 डैश। तो Q1 डैश का फॉर्मूला देखो बच्चों, दोनों का रेडियस का सम कर देना R1 प्लस R2, अब दोनों का टोटल चार्ज निकाल लेना Q1 प्लस Q2, और पहला का जो रेडियस है उससे गुना कर देना R1। फिर से पहला स्फीयर पर नया चार्ज क्या आ जाएगा, दोनों का रेडियस का सम, टोटल चार्ज का सम, मतलब कि टच से पहले जो भी चार्ज था उसका सम कर लेंगे, और पहला पे अगर चार्ज निकाला तो पहला रेडियस से गुना करेंगे। उसी प्रकार अगर दूसरा पे चार्ज निकालना है Q2 डैश, तो सेम दोनों का रेडियस को ऐड करेंगे, टोटल चार्ज सम कर लेंगे, और दूसरा पे चार्ज निकला दूसरा का रेडियस से गुना कर देंगे। अब आप लोग ही बताओ, देखो ये तो हो गया कांस्टेंट, दोनों में वो चीज़ हो गया, और डिपेंड किस पे कर रहा है चार्ज, जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका वैल्यू बड़ा आएगा। तो 1 और 2 से अगर 1 और 2 को अगर डिवाइड कर दें हम लोग, तो क्या आ जाएगा, हम लोग डिवाइडिंग 1 और 2, तो आ जाएगा Q1 डैश बट्टा Q2 डैश R1 इज टू R2, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, R1 बट्टा R2 बच जाएगा। इसका मतलब नया चार्ज जो आएगा वो रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और अगर रेडियस सेम रहता दोनों का, अगर रेडियस सेम रहता तो R कैंसिल 1:1, मतलब दोनों पे चार्ज बराबर बढ़ जाता। यहीं से बच्चों अगर रेडियस सेम रखो, दोनों का रेडियस अगर सेम रखोगे ना इस फॉर्मूला में, तो क्या आ जाएगा, दोनों पे चार्ज बराबर आ जाएगा, क्योंकि रेडियस सेम रखने से 1:1 हो जाएगा, Q1 डैश बराबर हो जाएगा Q2 डैश के, यानी कि चार्ज सेम। तो ये दो फॉर्मूला जो है आप लोग के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो इस पर कुछ सवाल करेंगे तब आप लोग को और मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलो इस पे हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि ऑलरेडी नीट में पूछा हुआ है। देखिएगा, अगर हम लोग का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो सवाल को बनने में देर नहीं लगेगा। देखिए कह रहा है कि इफ़ बोथ आर कनेक्टेड फाइंड द चार्ज ऑन एच। अब दो है जो बॉडी आइडेंटिकल तो है नहीं, रेडियस डिफरेंट है, चार्ज भी अलग अलग है। तो कनेक्ट करने के बाद अगर वायर से इसको एक कनेक्ट कर दें, अगर हम इसको एक वायर से कनेक्ट कर दें तो कनेक्शन के बाद चार्ज कितना हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि आफ्टर कनेक्टेड के बाद इस पे चार्ज आ गया Q1 डैश, आफ्टर कनेक्टेड चार्जेज बराबर Q1 डैश एंड Q2 डैश, उस पर Q2 डैश चार्ज आ गया, इस पर Q1 डैश चार्ज आ गया। ठीक है, तो चलो Q1 डैश निकालते हैं हम लोग। तो Q1 डैश क्या हो जाएगा, दोनों का रेडियस को सम कर लीजिए, तो 1 + 3 टोटल चार्ज को सम कर लो, तो चार्ज को ऐड करेंगे, चलो साइड में ऐड कर लेते हैं, -1 × 10⁻² अब +5 × 10⁻²। 10⁻² अगर कॉमन ले लेते हैं तो -1 + 5, मतलब कॉमन क्या लेना है, इतना है -1 और उतना है +5, तो प्लस का 4 और बच जाएगा, 4 × 10⁻², ये हो गया ऐड करने पे।
तो टोटल रेडियस का सम और टोटल चार्ज कितना हो गया, 4 × 10⁻², ठीक है। और 1 पे निकालना है तो 1 का इसको 1 का रेडियस से गुना कर लेंगे 1 से, तो 4 से 4 कैंसिल, इस पे चार्ज आएगा 1 × 10⁻² कूलम। समझ गए क्या? फिर से टोटल चार्ज ऐड किए बच्चों, टोटल चार्ज ऐड किए तो उतना है -1 और उतना ही है +5, तो +4 और बच जाएगा चार्ज। तो टोटल चार्ज ये हो गया, टोटल रेडियस ये हो गया, और जिस स्फीयर पे निकालना है उसके रेडियस से गुना कर दो। सेम प्रोसेस सेकंड पे कितना चार्ज आएगा, Q2' अगर निकालेंगे तो रेडियस का सम टोटल चार्ज और सेकंड का रेशियो से गुना कर दो, 3 से गुना कर देंगे, तो फिर से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और इस पे चार्ज आ जाएगा 3 × 10⁻² कूलम। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अगर डिफरेंट रेडियस वाला अगर स्फीयर होगा तो हम लोग कंडक्शन के बाद चार्ज को हम लोग कुछ ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए 1-2 सवाल और मैं आप लोग को करवाता हूँ तो और क्लियरिटी बढ़ेगी। तो देखिए बच्चों, इसको हम लोग देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड फाइनल चार्जेज ऑन अ स्फीयर आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। अगर स्विच को क्लोज कर दिया जाए, ऑन कर दिया जाए, तो चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पे। वो न्यूट्रल है, उस पर 9 चार्ज है, इस पर 12 कूलम चार्ज है, और रेडियस अलग अलग है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि आफ्टर क्लोजिंग द स्विच बंद करने के बाद चार्जेज इक्वल टू Q1' एंड Q2'। तो चलो Q1' निकालते हैं। क्लोज के बाद पहला पे चार्ज, टोटल चार्ज का सम 12 0 12 ही हो जाएगा। टोटल रेडियस का सम R2R + R 3R, इसके रेडियस से गुना कर दो, तो R से R कैंसिल, 3 × 4 = 12, ये हो जाएगा 8 कूलम। इस पे 8 कूलम का चार्ज आ जाएगा, और इस पे चार्ज निकाल लेते हैं Q2', टोटल चार्ज रेडियस का सम, और उसका चार्ज निकाल रहे हैं तो उसका रेडियस से गुना कर दो, तो 8 से 4 कैंसिल, इस पे 4 कूलम का चार्ज आएगा, प्लस का 4 कूलम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इजीली कि रेडियस जिसका डबल है तो उस पर चार्ज भी डबल आया है, और जिसका रेडियस मतलब आधा है उस पर चार्ज आधा आया है। तो इसका मतलब 8 कूलम पे इस पर सेम पोटेंशियल होगा, और उतना ही पोटेंशियल उस पर 4 कूलम से ही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों? पोटेंशियल जब तक सेम नहीं होगा चार्ज फ्लो करते रहेगा, और पोटेंशियल सेम कैसे होता है, अगर रेडियस अगर मान के चलो कि दुगना है तो दुगना चार्ज से पोटेंशियल उतना ही होगा जितना इस पर आधा चार्ज से हो जाएगा। आप लोग को मैंने समझा दिया है। तो हम लोग इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर डिफरेंट रेडियस रहेगा तो। तब हुआ कंडक्शन का लगभग सारा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बता दिया है। अब एक लास्ट मेथड है बच्चों, उसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं फटाफट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें उतना तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे 1-2 में करवा दूंगा, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे हम लोग को मतलब किस तरह से पूछता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये है बच्चों चार्ज करने का तीसरा मेथड, चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो इंडक्शन का मतलब होता है प्रभावित होना, मतलब कि किसी को देख करके कुछ प्रभावित होना, मतलब कुछ बदल जाना। तो इंडक्शन का मतलब अफेक्टेड।
तो इसमें क्या होता है, एनसीईआरटी में एक बहुत ही अच्छा लाइन लिखा हुआ है कि जब किसी चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लाया जाता है तो न्यूट्रल बॉडी के अंदर जो चार्ज होते हैं उनमें कुछ परिवर्तन होता है, कुछ अफेक्ट होता है, उस चार्ज पे कुछ इफेक्ट पड़ता है, तो इसी को बोलते हैं एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे नोट किया जाए, व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी is brought, when a neutral body is brought near a charged body, जब किसी न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के पास लाया जाता है, then its charge distribution is affected, called induction। बहुत ही सिंपल बात है बच्चों, जब किसी न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के बगल में लाया जाता है, टच नहीं करना है, इसमें दूर ही रखना है। तो जब किसी न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के पास लाया जाता है तो न्यूट्रल बॉडी के अंदर जो चार्ज है, जो भी एटम है, जो भी इलेक्ट्रॉन है, उसमें कुछ बदलाव होता है, कुछ अफेक्ट होता है उस पर, तो इसी अफेक्ट को बोल देंगे इंडक्शन हुआ है उसके अंदर। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, कुछ मतलब जो चेंज आते हैं उसमें, उसी को बोल देते हैं इंडक्शन। और दूसरी बात है इसमें कि यह सभी तरह के मटेरियल्स के लिए वैलिड है, आप कंडक्टर लो या इंसुलेटर लो, इंडक्शन से आप सबको चार्ज कर सकते हो। इट इज़ वैलिड, दिस मेथड इज़ वैलिड, दिस मेथड इज़ वैलिड, यह वैलिड है कंडक्टर के लिए भी, valid for conductors and non-conductor conductor। ठीक है, यह मेथड वैलिड है कंडक्टर के लिए भी और नॉन कंडक्टर के लिए भी, और इसमें चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी से टच नहीं कराना होता है, थोड़ा डिस्टेंस पर ही रखा जाता है, थोड़ा सा क्लोज में, लेकिन टच नहीं करना है। Not need physical contact। ठीक है, इसको आप लोग और अच्छे समझोगे जब मैं कुछ एग्जाम्पल लूँगा। चलो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, डायग्राम से आपको समझाता हूँ कि इंडक्शन से किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है। तो देखो बच्चों, डायग्राम से देखो, मान लो कि एक न्यूट्रल बॉडी है, यहाँ पे ये एक न्यूट्रल बॉडी है, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो न्यूट्रल है तो इस पर प्लस माइनस की संख्या बराबर होगी, 4 प्लस मान लेते हैं, 4 माइनस मान लेते हैं, तो ये बॉडी हो गया न्यूट्रल। अब इसके बगल में क्या करेंगे हम लोग, एक चार्ज बॉडी लेंगे, तो ये है ए नंबर में, बी में क्या करेंगे, इसके बगल में एक चार्ज बॉडी लेंगे। चलो ये एक चार्ज बॉडी है बच्चों, चलो इस पे प्लस चार्ज है, और इस चार्ज बॉडी के बगल में इसको रखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें जितना भी चार्ज है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा,
मतलब इसके कारण, इस चार्ज के कारण इसमें कुछ प्रभाव पड़ेगा इसके चार्ज पर। तो क्या होगा बच्चों, जितना भी इलेक्ट्रॉन था, जितना भी नेगेटिव चार्ज था, सब प्लस की तरफ खींच जाएगा। 1 2 3 4, 4 माइनस था तो मतलब कि मान लेते हैं सारे माइनस प्लस के बगल में आ जाएंगे और इधर प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, चार्ज बॉडी को लाने के कारण इस पे चार्ज पे जो भी प्रभाव पड़ा इसी को बोल देंगे इंडक्शन हुआ है इसका। और इसमें इसका नाम पड़ता है इंड्यूसिंग बॉडी। ये है इंड्यूसिंग बॉडी, इंड्यूसिंग बॉडी। और ये है इंड्यूस्ड बॉडी जिस पे हमको चार्ज लाना है, ये कहलाएगा इंड्यूस्ड बॉडी, इंड्यूस्ड बॉडी। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, आगे यूज होगा बच्चों इसका। तो ठीक है, इंड्यूस्ड बॉडी क्या हुआ बच्चों, इस पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अब क्या करेंगे हम लोग कि इससे एक मेटल वायर के थ्रू इसको अर्थिंग दे देंगे। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या करेंगे, इसको हम एक वायर से अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। अब इसको मैं अर्थ से कनेक्ट कर देता हूँ, ये अर्थ से कनेक्ट कर दिए। अब ये जो माइनस चार्ज है वो तो इससे बॉन्डेड है, इसको कहते हैं हम लोग बॉन्डेड चार्ज, इसको बोलेंगे बॉन्डेड चार्ज। ये है आपका बॉन्डेड चार्ज, ये बॉन्ड है इसके साथ, ये कहीं नहीं जाने वाला है, बॉन्डेड चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और सारे प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एटम है सब में इलेक्ट्रॉन की कमी है, सारा इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गया, खींचा गया है। तो इलेक्ट्रॉन की जो कमी होगी अर्थ से आकर के यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थ से क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया 4 प्लस को न्यूट्रल करने के लिए, 1 2 3 4। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से निकल के सभी प्लस को न्यूट्रलाइज कर दिए। ये बॉन्डेड नहीं था, ये किसी से भी बॉन्डेड नहीं है, ये मतलब कि फ्री चार्ज है, कहीं भी मूव कर सकता है। तो रियल में यही होता है, प्लस तो कहीं जाता नहीं है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आकर सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम अर्थिंग को हटा देंगे, ठीक है। सी नंबर हो गया। डी में देखिए, डी में प्रोसेस क्या होता है, हम लोग अर्थिंग को हटा देंगे। और उधर तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आकर सबको रिमूव कर दिया, मतलब सारे प्लस को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अर्थिंग हटाने से क्या हो गया, यहाँ पे माइनस चार्ज इस पे आ गया, लेकिन ये चार्ज तो इससे बॉन्डेड है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको भी रिमूव कर देंगे। पाँचवा स्टेप में क्या करेंगे, डी ई। तो जैसे इसको रिमूव करेंगे ये चार्ज जो है पूरे सरफेस पे, अगर मेटल होगा तो पूरे सरफेस पे फैल जाएगा, और अगर इंसुलेटर होगा, अगर नॉन कंडक्टर होगा तो कहीं इसी की एक ही पॉइंट पे रह जाएगा टोटल चार्ज। तो मान के चलते कि ये कंडक्टर था, तो जैसे ही इस इंड्यूसिंग बॉडी को हटाएंगे इस सारा चार्ज पूरे सरफेस पे फैल जाएगा। ठीक है, 4 ही चार्ज था तो सभी चार्ज इस पे फैल गया। तो इस प्रकार चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी में बिना टच किए हुए हम लोग ने क्या कर लिया, न्यूट्रल को चार्ज कर दिया, ठीक है ना। देख लो क्या क्या हुआ, न्यूट्रल बॉडी था सबसे पहले, उसके बाद क्या लाए, एक हम चार्ज बॉडी लाए न्यूट्रल के बगल में। तो इसके अंदर जो भी प्रोसेस हुआ, चार्ज जो फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसी को कंडक्शन बोलेंगे, ये बात ध्यान से याद रखना जरा। और फिर क्या हुआ बच्चों कि अच्छा एक बात और, इसको बोला गया इंड्यूसिंग बॉडी, इसको बोला गया इंड्यूस्ड बॉडी। जिस पे चार्ज लाना है हमको उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड बॉडी।
अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग अर्थिंग दे देंगे। तो अर्थिंग देंगे तो क्या होगा, अर्थ से मतलब कि अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन आएगा बॉडी पे और सारे प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि यहाँ पर तो अभी न्यूट्रल है, अभी पूरा ये न्यूट्रल है, सिर्फ चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के आ जाने से ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, सब प्लस खत्म, ये चार्ज एक्स्ट्रा बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अर्थिंग को हटा देंगे, तो ये चार्ज जो खींच यहाँ पर तो एटम सब न्यूट्रल हो गया, सारा प्लस न्यूट्रल हो गया है, लेकिन ये सभी माइनस एक्स्ट्रा हो गए। और फिर हम इसको हटा देंगे तो ये चार्ज जो पूरे सरफेस पे फैल जाएगा अगर मेटल होगा तो इस प्रकार एक न्यूट्रल बॉडी को बिना टच के चार्ज कर देंगे, तो ये हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, एक बहुत ही शानदार नोट है, वो नोट इसका सबसे मेन मतलब समझो कि रीड है। तो चलो वो नोट्स जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्या है। देखो बच्चों, तो नोट है, एक नोट वाली बात क्या है, इन इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड में क्या होता है, Q इंड्यूस्ड जो होगा हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा Q माइनस Q इंड्यूसिंग का। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। कुछ समझ में नहीं आया, पता है, अभी तो हमने समझाया ही नहीं है। देखो यह एग्जाम्पल देखो, एक मान के चलते हैं कि एक चार्ज बॉडी है, एक चार्ज को लाए हम, और यहाँ पे मान के चलो कि इस पे हम प्लस का 10 कूलम चार्ज है, इस पे मान लेते हैं प्लस का 10 कूलम इस पे चार्ज है। बगल में हम निकलाएंगे न्यूट्रल बॉडी, ये न्यूट्रल है। तो इंडक्शन के मेथड से जो भी अभी पीछे मैंने बताया, और उसकी मेथड से अर्थिंग वगैरह इसको दे दे, तो जो भी चार्ज प्रोड्यूस होगा वो या तो 10 कूलम्स के बराबर होगा या तो 10 कूलम से कम होगा। तो इसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज, इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूसिंग चार्ज। और इस पे जो चार्ज जिस पे हमको लाना है उस पे हम बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। तो हमेशा इंड्यूस्ड चार्ज जो होगा वो इंड्यूसिंग चार्ज से या तो छोटा होगा या तो बराबर तक हो सकता है। और अपोजिट नेचर, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, देखो बच्चों, Q इंड्यूस्ड, जो भी चार्ज हमको इंड्यूस्ड होगा न्यूट्रल पर, वो अपोजिट नेचर का होगा, माइनस मतलब अपोजिट नेचर का, और मतलब इस पे प्लस है तो उस पर माइनस क्रिएट होगा। ठीक है, अपोजिट नेचर का। और इंड्यूसिंग मतलब इससे कम या इसके बराबर। देखो रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, एक इसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूसिंग चार्ज, और इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। इस पे चार्ज हमको लाना है। अच्छा, तो इस पे चार्ज होगा वो या तो 10 कूलम के बराबर होगा या 10 कूलम से कम होगा। तो बराबर कब होगा और कम कब होगा, तो जब ये कंडक्टर रहेगा तो जितना इस पे चार्ज है उतना ही चार्ज इस पे आएगा, लेकिन अपोजिट नेचर का, माइनस 10 कूलम चार्ज आएगा कंडक्टर के केस में। लेकिन अगर ये नॉन कंडक्टर है तो 10 प्लस 10 कूलम है, तो हो सकता है इस पे माइनस 9 कूलम ही चार्ज आए, माइनस 8 कूलम ही चार्ज आए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था। तो इसको हम लिख देते हैं कि इसका 2 केस कर देते हैं हम। अगर ये मेटल है, मेटल या कंडक्टर जो भी कहिए, मेटल के केस में Q मेटल में Q इंड्यूस्ड जो होगा वो हमेशा बराबर होगा माइनस Q इंड्यूसिंग के। ठीक है, जैसे अगर ये है मेरे पास कोई चार्ज बॉडी, इस पे प्लस का 5 कूलम चार्ज है, तो अगर बगल में हम मेटल लेके आ गए, मेटल, और इंडक्शन से चार्ज किए अगर, तो इस पे जो चार्ज आएगा माइनस 5 कूलम आएगा चार्ज। ठीक है, अच्छा, अगर यही रहता नॉन कंडक्टर, तो
नॉन मेटल नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर के लिए तो क्यू इंड्यूस जो होगा वो कम होगा क्यू इंड्यूसिंग से, क्यू इंड्यूस्ड लेस देन माइनस क्यू इंड्यूसिंग। मतलब देखो, मतलब इसका क्या होता है, मान के चलो एक चार्ज बॉडी है प्लस प्लस, मान लेते हैं कि इस पर फिर से 5 कूलम चार्ज है, इसी को हम यहाँ पे लाए, लेकिन इस बार हम लोग लेंगे नॉन कंडक्टर। तो अगर ये नॉन कंडक्टर है तो इस पर जो चार्ज आएगा प्लस नहीं अपोजिट नेचर का, माइनस मतलब अपोजिट नेचर का, तो माइनस का 5 कूलम नहीं आएगा, 4 ही कूलम आएगा, 3 ही कूलम आएगा। तो ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देख लेना। चलो अब एक दो सवाल देख लेना बढ़िया से, और तब ये हम लोग का आज का क्लास ख़त्म होगा। आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई, थोड़ा गर्मी भी लग रही है। चलो बहुत जल्द हम लोग क्लास अब ख़त्म करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिख लेना बच्चों। ये हमारा है इंड्यूसिंग बॉडी, इंड्यूसिंग बॉडी, और यह है इंड्यूस्ड बॉडी, इंड्यूस्ड बॉडी, ठीक है। तो मेटल केस पे बराबर चार्ज आएगा अपोजिट नेचर का, फिर से इसमें, और इंड्यूस्ड बॉडी इसमें है कंडक्टर, इंड्यूस्ड बॉडी है कंडक्टर, इसलिए चार्ज बराबर मैग्नीट्यूड का आया। चलो इसमें लिखो इंड्यूसिंग बॉडी, और यह इंड्यूस्ड बॉडी, और इंड्यूस्ड बॉडी कैसा है, नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, इसलिए इसके बराबर चार्ज नहीं है, चार्ज थोड़ा सा कम आएगा अपोजिट नेचर का। तो ये हम लोग बहुत ही अच्छे समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बैक जाकर देख लो, काफ़ी अच्छा समझ के ही रहना इसको, ओके। तो चलो एक दो क्वेश्चन देखो इस पे पहले। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िएगा। कैन टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एवर अट्रैक्ट इच अदर? क्या कोई दो चार्ज पार्टिकल कभी भी ऐसा चांस है कि दोनों अट्रैक्ट करने लगे? प्लस प्लस अट्रैक्ट करने का चांस है। देखो चूंकि यहाँ पे पार्टिकल दिया हुआ है, तो पार्टिकल दो पॉजिटिव पार्टिकल जो होंगे वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते, नेवर पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। क्योंकि पार्टिकल जो होता है वो पॉइंट होता है, डायमेंशन लेस होता है, ना लेंथ है ना ब्रेथ है ना हाइट है, कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन अगर बॉडी रहता कि क्या दो प्लस मतलब कि कैन टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तब ये सही था। प्लस प्लस बॉडी अट्रैक्ट कर सकता है, ये चांस है। फिर से सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर रहेगा क्वेश्चन में तो अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि पार्टिकल डायमेंशनलेस होता है, पॉइंट होता है, उसमें कंडक्शन होता ही नहीं है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है पॉइंट में, मतलब पार्टिकल में। लेकिन अगर बॉडी कहता कि क्या दो प्लस प्लस बॉडी अट्रैक्ट करने का चांस है, तो हाँ इस पे हो जाता कि यस पॉसिबल। देखो प्लस प्लस बॉडी कैसे चार्ज हो जाता है, इंडक्शन से होता है। पार्टिकल के आधार पे तो बोलेंगे नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर बॉडी बोलता तो देखो बॉडी का अट्रैक्ट करने का चांस है, यहाँ पर समझते हैं। क्या करें कि एक मान के चलते हैं कि हम ले लेते हैं बहुत ही हैवी, बहुत ही बड़ा बॉडी प्लस चार्ज का, ठीक है, प्लस चार्ज का बहुत ही बड़ा बॉडी है, और एक बॉडी लेते हैं प्लस चार्ज का छोटा सा बॉडी,
ये छोटा है प्लस चार्ज, छोटा भी है चार्ज भी कम है। तो क्या होगा कि ये जो प्लस चार्ज है इसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, तो इधर जो हो जाएगा, इधर हो जाएगा सिर्फ माइनस चार्ज हो जाएगा। ये प्लस था बच्चों, मान चलो प्लस कर देते हैं। चलो यहाँ पर देखो, कहाँ बना दे, तो जैसे ही रखेंगे केस ए में देख लेते हैं, केस ए हो गया, ये केस बी में। इसके साथ क्या होगा कि सारा इसका माइनस चार्ज इधर हो जाएगा और सारा प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। बहुत सारा माइनस चार्ज इधर आ जाएगा, बहुत सारा माइनस चार्ज, क्योंकि बहुत ही पावरफुल है ये और बहुत बड़ा भी है, तो बहुत सारे नेगेटिव को खींच लेगा अपनी तरफ। और इधर क्या हो जाएगा, बहुत सारा प्लस क्रिएट हो जाएगा, सारे से इलेक्ट्रॉन उठ उठ के इधर आ गया इसके फोर्स के कारण। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये माइनस और ये प्लस में बहुत ही तगड़ा अट्रैक्शन होगा और ये प्लस में रिपल्सन होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो रिपल्सन का जो ताकत है वो कम रहेगा अट्रैक्शन के ताकत से, और नेट इफेक्ट दोनों क्या हो जाएगा, दोनों अट्रैक्ट करने लगेगा। यहाँ पे प्लस का डिस्टेंस दूर है, माइनस का डिस्टेंस कम है, तो अट्रैक्शन जो होगा मोर पावरफुल होगा रिपल्सन के ताकत से, और नेट इफेक्ट हो जाएगा अट्रैक्शन। तो प्लस प्लस बॉडी अगर रहेगा तो अट्रैक्ट करने का चांस है पॉसिबल, लेकिन अगर प्लस प्लस पार्टिकल रहेगा तो नेवर पॉसिबल। इस बात को ध्यान रखना। इसका मतलब प्लस प्लस बॉडी अट्रैक्ट कर सकता है, माइनस माइनस बॉडी अट्रैक्ट कर सकता है, न्यूट्रल और चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर सकता है, न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन अगर पॉइंट में आएगा तब नहीं हो सकता है, पॉइंट या पार्टिकल। ठीक है, बहुत ही ध्यान से इसको फिर से देख लेना या इसको इस बात को याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात था। चलो अब कुछ प्लेट के आधार पे देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, प्लेटों में कैसे इंडक्शन होता है। तो अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे, इंडक्शन प्रॉब्लम्स ऑन मेटल शीट और प्लेट्स। ठीक है, कि जब कोई मेटल का शीट होता है या प्लेट, शीट या प्लेट एक ही चीज़ है बच्चों, इसको डिफरेंट नहीं समझेंगे हम लोग। तो अगर कोई मेटल का शीट है और उस पर हम कुछ चार्ज दें अगर, तो चार्ज का बंटवारा उसके दोनों फेस पर किस प्रकार होता है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे टॉपिक का मैं नाम लिखता हूँ, शीट या प्लेट्स इंडक्शन प्रॉब्लम। कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसका, प्रॉब्लम्स। ठीक है, शीट या प्लेट्स इंडक्शन प्रॉब्लम्स। देखो, अगर मेटल का एक शीट है तो कुछ थिकनेस उसका ज़रूर होगा। एक शीट है, इसको मैं थोड़ा और अच्छा से बनाता हूँ। चलो मान लो बच्चों ये मेटल का एक शीट है, ठीक है, और इस पर अगर हम क्यू चार्ज देंगे, अगर इस पर हम क्यू चार्ज दिए तो एक सरफेस पे आधा चार्ज, एक सरफेस मतलब प्लस चार्ज दिए, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज इसको मिला, तो इसके एक सरफेस पे आएगा क्यू का आधा और एक सरफेस पे चला जाएगा क्यू का आधा, मतलब इसके दोनों सरफेस पे टोटल चार्ज इक्वल डिवाइड हो जाता है। तो इसके इस सरफेस पे आएगा कितना, प्लस का Q/2 चार्ज, और इसके इस सरफेस पे भी आ जाएगा प्लस का Q/2 चार्ज। फिर से, अगर कोई मेटल का शीट हो, ठीक, और उस पर हम जितना भी चार्ज देंगे तो टोटल चार्ज इक्वल मतलब आधा आधा दोनों सरफेस पे बट जाता है, ठीक है ना। और इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा अगले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड, ये शीट बिल्कुल आइसोलेट किया हुआ है, ठीक है, तो चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट divide equally
ऑन इट्स बोथ फेसेस, ऑन इट्स बोथ फेसेस। ठीक है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग ध्यान रखना कि अगर किसी मेटल के शीट पे जितना भी हम लोग चार्ज देंगे, टोटल चार्ज दोनों सरफेस पे, दोनों फेस पर इक्वल इक्वल बट जाएगा। ठीक है, अब सवाल है कि अगर 2 प्लेटें आमने सामने हो तो, 3 प्लेटें हो तो, 4 प्लेट रखी हुई हो तो देखो इसका कॉन्सेप्ट और अच्छा है। ये आइसोलेट था तो दोनों फेस पे इसका बट गया। अगर मेटल की सीटें आइसोलेटेड नहीं हो, इफ मेटालिक सीट या स्फेयर भी हो सकता है, बगल बगल में स्फेयर भी रखा जा सकता है, सीट या स्फेयर। इफ मेटालिक सीट या स्फेयर नॉट आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेट नहीं है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक प्लेट रखा हुआ है और एक मेटल की प्लेट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, 2 प्लेटें हैं। ठीक है, तो इसके 4 सरफेस हो गए, 1 2 3 4, तक चारों सरफेस पे चार्ज निकालना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, फाइंड चार्ज ऑन 4 फेसेस। चारों फेस पे चार्ज कितना कितना बटेगा, देखो यहां समझते हैं। एक प्लेट और ये हुई सेकंड प्लेट। तो मान लेते हैं कि इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज हमने दिया प्लस का Q चार्ज दिए, और इस पे चार्ज नहीं है। अभी फिलहाल ये चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी फिलहाल मान लेते हैं चार्ज इस पे 0 है। ठीक, अब क्या होगा कि इसके चारों फेस पे चार्ज निकालना है। पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस। तो इस पे तो जो चार्ज Q है तो इसका आधा दोनों फेस पे बढ़ जाएगा। इस तरफ आएगा प्लस का Q/2 चार्ज, इधर भी आएगा प्लस का Q/2 चार्ज। लेकिन तीसरा जो फेस है इस प्लेट का, इस पे चार्ज आएगा माइनस का Q/2 और इस साइड आ जाएगा प्लस का Q/2। समझिएगा एक बार फिर से, ढंग से समझते हैं हम लोग। जैसे देखो, जिस स्फेयर पर मतलब जिस सीट पे चार्ज है उसका आधा दोनों सरफेस पे दे देंगे। ठीक है, और फिर बगल वाला जो क्या करेगा, ये जो प्लस चार्ज यहाँ जो क्रिएट होगा इसमें इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसमें जितने भी प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स है सब इस फेस पे आ जाएगा इसके इंडक्शन के कारण, और इस पे माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और चूंकि इधर से इलेक्ट्रॉन आया है तो इस फेस पे हो जाएगा प्लस चार्ज। इसका ट्रिक ये है बच्चों याद करने का, इतना हम लोग नहीं समझेंगे। इसका टेक्निक ये है, क्योंकि सवाल में 3 प्लेट दे सकता है, 4 प्लेटें दे सकती है, 10 प्लेट दे सकती है, और बोलेगा कि सब पे चार्ज कितना होगा। तो बस ये याद रखना है कि प्लेटों पर जितना भी टोटल चार्ज है उसका आधा करके सबसे बाहरी वाले फेस को दे देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, अंदर के जो फेस बचेंगे उस पर इक्वल और अपोजिट चार्ज दे देंगे। देखो इसमें 2 ही बात याद रखना। पहला बात कि टोटल चार्ज का आधा करके आउटर सरफेस पर रख देंगे, और दूसरी बात, प्लेटों के आमने सामने इक्वल और अपोजिट चार्ज को रखेंगे। प्लेटों के आमने सामने अपोजिट ऑफ प्लेट्स इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। एक बार लास्ट बार रिकैप करते हैं हम लोग। देखिए, अगर एक प्लेट रहता आइसोलेटेड प्लेट तो बस चार्ज का आधा करके दोनों सरफेस पे डाल देंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा प्लेटें हो, 2 प्लेट हो, 3 प्लेट हो, तो क्या करेंगे कि टोटल प्लेटों पर जितनी भी चार्ज दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, उसको टोटल का सम करके आउटर सरफेस पे रख देंगे,
और उसके बाद प्लेटों के आमने सामने इक्वल और अपोजिट चार्ज रख देंगे। इसे एक बहुत ही प्यारा सा आपको क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें 3 प्लेटें दी हुई है और तीनों पे कितना कितना चार्ज है, +2 कूलम, +4 कूलम, -4 कूलम। तो अगर हमने इतना इतना चार्ज दिया सबको, तो सभी प्लेटों के सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, इस पे कितना चार्ज आएगा, सब में इंडक्शन होगा क्योंकि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो देखो 2 रूल याद है आपको, टोटल चार्ज को जोड़ोगे, सबसे प्लेटों के ऊपर जितने भी चार्जेज है सभी का सम करेंगे और उसका आधा करके प्लेट के सबसे बाहर मतलब कि इधर और इधर बांट देंगे, और उसके बाद प्लेट के आमने सामने इक्वल और अपोजिट चार्ज, आमने सामने इक्वल और अपोजिट चार्ज। देखो चलो फिर से प्लेट बना लेते हैं। ये थी हमारी 3 प्लेटें। ठीक है, तो हमने क्या कहा, टोटल चार्ज का सम करो पहले। प्लेटों पर कितने चार्ज थे, प्लस का 2 क्यू टोटल, तो प्लस का 2 कूलम, प्लस का 4 कूलम, फिर प्लस का -4 कूलम, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 कूलम। अब आधा करेंगे, टोटल का आधा कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, वो प्लस का 1 कूलम। तो हम क्या करेंगे, प्लेट को सबसे बाहरी एंड पे 1 कूलम का चार्ज दे देंगे, एक प्लस का 1 कूलम यहाँ दे देंगे, प्लस का 1 कूलम यहाँ दे देंगे। अच्छा, इस पे पहले से कितना था, +2 कूलम, तो 1 कूलम इधर है, 2 कूलम इस पे चार्ज रखना है, तो 1 कूलम इधर देना होगा प्लस का, क्योंकि इस पे कितना चार्ज था, इस प्लेट पे चार्ज था बच्चों प्लस का 2 कूलम। चलो सब पे चार्ज लिख दो, प्लस का 4 कूलम, माइनस का 4 कूलम। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। टोटल चार्ज का सम करके आधा आधा प्लेट के बाहरी छोर पे दे देंगे, बाहरी फेस पर। अब देखो 2 कूलम लाना है, 1 कूलम इधर है, तो इधर का 1 कूलम बच जाएगा, तो 1 कूलम इधर आ जाएगा चार्ज। तो इस प्लेट पे टोटल चार्ज कितना हो गया, 2 कूलम हो गया। चलो प्लेटों के आमने सामने इक्वल और अपोजिट चार्ज, तो अगर 1 कूलम इधर है प्लस का, तो माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा, तो इधर का -1 कूलम चार्ज इधर क्रिएट हो जाएगा। अब +4 कूलम लाना है, ठीक है, माइनस का इधर है, तो कितना और इधर रखना होगा, प्लस का 5 कूलम रखना होगा, तब जाकर दोनों टोटल मिला के प्लस का 4 कूलम होगा। अच्छा, फिर प्लेटों के आमने सामने इक्वल और अपोजिट चार्ज, तो प्लस का 5 कूलम है, तो यहाँ पर माइनस का 5 कूलम रख देते हैं, ऑटोमेटिक चार्ज इतना इस पर आ जाएगा। ये ट्रिक था, प्लेटों के आमने सामने इक्वल और अपोजिट, और टोटल का आधा बाहर बाहर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं 4 प्लेटों वाली, देखना कितना आसानी से आप लोग कर दोगे। तो देखो बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं और फिर हम लोग का आज का क्लास ख़त्म हुआ। आज का क्लास बहुत ही शानदार रहा, पढ़ाने में मुझे बहुत ही भी मज़ा भी आया, और अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और नया टॉपिक के साथ। फिर बहुत जल्द कूलम्स लॉ स्टार्ट होगा, ठीक है ना, तो वीडियो एकदम कंटिन्यू जारी रहेगा अब, ठीक है ना। देखो इस पर क्या करना है, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच सरफेस ऑफ प्लेट्स, सभी प्लेटों के सरफेस पे फाइनल चार्ज निकालना है। चलो टोटल चार्ज पे निकालते हैं, क्यू टोटल, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2 है कूलम, फिर माइनस का 6 है, फिर प्लस का 8 है, प्लस का 6 है, तो टोटल आ जाएगा 8 6 14, 14 2 16 में 10 कूलम, प्लस का 10 कूलम टोटल चार्ज है, तो उसका आधा आधा बांट दो दोनों सरफेस पे, प्लस का 5 कूलम इधर कर देते हैं, अब प्लस का 5 कूलम इधर कर देते हैं, ठीक है। इधर कितना आएगा कि इस पे टोटल प्लस का 2 कूलम चार्ज होना चाहिए, इधर रहना होगा इसको माइनस का 3 कूलम, तब टोटल कितना हो जाएगा 2 कूलम।
और ये ऐसा अरेंजमेंट होता है, बगल में एक मतलब कि प्लेट आ जाता है, जिसके कारण ऐसा हो जाता है। अगर ये सिंगल रहता तो +2 कूलम था तो 1 कूलम बढ़ जाता, लेकिन बगल में भी तो प्लेटें हैं, तो इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, मतलब इंडक्शन हो जाता है। हम लोग इंडक्शन ही पढ़ रहे हैं। चलो इस पे आओ। दोनों अपोजिट फेस पे इक्वल और अपोजिट चार्ज, तो इधर का -3 कूलम है तो यहाँ आएगा प्लस का 3 कूलम आ जाएगा चार्ज। अब -6 पूरा करना है, प्लस का 3 कूलम है तो माइनस का 9 कूलम करना पड़ेगा इस फेस पे। चलो इसमें भरते हैं। इधर अगर माइनस का 9 कूलम तो इधर हो जाएगा प्लस का 9 कूलम, और 8 कूलम लाना है इस पे टोटल चार्ज कंजर्वेशन रूल से। 8 कूलम लाना है, अगर +9 कूलम इधर है तो इधर इधर हो जाएगा माइनस का 1 कूलम, और अगर माइनस का 1 कूलम यहाँ है, यहाँ का प्लस का 1 कूलम हो जाएगा, +1 कूलम। तो दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 6 कूलम हो जाएगा। तो टेक्निक अपनाना है, इतना नहीं सोचना है। टेक्निक क्या था बच्चों, फिर से बोलो। 2 रूल बनाए थे हम लोग इस पे। पहला था कि टोटल चार्ज का आधा करके आउटर सरफेस पे डाल देंगे, और फिर प्लेटों के बीच में जो होगा वो इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा। और कंजर्वेशन ऑफ मतलब कि चार्ज यूज करके कितनी प्लेटें दे देगा अगर हम लोग को, तो हम लोग चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक, क्या था टॉपिक बच्चों, चार्जिंग के मेथड्स जितने भी थे हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। और ये जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट था, देखना। ये टॉपिक आपको जो प्लेट वाला मैंने सिखाया है वो कैपेसिटर जब मैं शुरू करूँगा तो उसमें इसका यूज होगा एक बार फिर से। तो ये सब कुछ सवाल थे जो भी कंप्लीट हो गया हम लोग को। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।